इस वीडियो के अंदर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ जर्नल ट्रेंड्स को देखेंगे और उनके अंदर जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनमें से एमसीक्यूज़ एमडीकैट के अंदर जनरेट हो रहे होते हैं उनको हम देखेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उनकी तरफ जाने से पहले आपको पीरियोडिक टेबल का एक जर्नल ओवरव्यू होना ज़रूरी है ताकि आप उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपके सिलेबस के मुताबिक जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो आपके सिलेबस का हिस्सा हैं और इस तरह से पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर ग्रिप होना ज़रूरी है। इनका आपको पता हो, इनकी तरतीब का पता हो कि टॉप टू बॉटम इनकी क्या तरतीब है और इसी तरह से लेफ़्ट टू राइट इनकी क्या तरतीब है। ख़ास तौर पे सेकंड और थर्ड जो पीरियड है इसके एलिमेंट्स की लेफ़्ट टू राइट क्या तरतीब है ताकि हम जो आगे क्वेश्चंस हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम ट्रेंड्स की बात करें तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि लेफ़्ट टू राइट पीरियड्स के अंदर पीरियोडिक टेबल में उनमें इंक्रीज़ आ रहा होता है और टॉप टू बॉटम उनमें डिक्रीज़ आ रहा होता है। इनके अंदर आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और ऑक्सीडेशन स्टेट ये शामिल हैं। यानी ये वो चीज़ें हैं जो कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जा रहे होंगे, यानी अगर सेकंड पीरियड में आप लिथियम से नियॉन की तरफ जा रहे होंगे या थर्ड पीरियड में सोडियम से ऑनवर्ड आप आर्गॉन की तरफ जा रहे होंगे तो इनके अंदर मुसलसल इंक्रीज़ आ रहा होगा। आयनाइजेशन एनर्जी इन एटम्स की जैसे आप आगे जा रहे होंगे इंक्रीज़ आ रहा होगा। लेकिन इनके अंदर कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उनको भी हम आगे डिस्कस करते हैं। मेनली उनमें से एमसीक्यूज़ जनरेट हो रहे होते हैं। इसके अलावा कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज़ हो रही होती हैं और टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रही होती हैं। इनके अंदर एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई ये दो चीज़ें शामिल हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आयनाइजेशन एनर्जी ये वो एनर्जी होती है जो किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर होती है। तो हम सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के थर्ड पीरियड को देखते हैं। थर्ड पीरियड के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन और ऑनवर्ड आर्गॉन तक इसके एलिमेंट्स हैं जो कि एस और पी ब्लॉक के अंदर आते हैं और मेनली हम इन्हीं को देखेंगे। तो उसी थर्ड पीरियड के एलिमेंट को यहाँ पे उसी तरतीब से लिखा गया है। सोडियम, मैग्नीशियम से आर्गॉन तक ये तरतीब से तमाम एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और जर्नल ट्रेंड के मुताबिक जैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो इनके अंदर मुसलसल इंक्रीज़ आना चाहिए और वो ग्राफ शो भी कर रहा है। लेकिन आपको एक दो जगहों के ऊपर कुछ एक्सेप्शंस नज़र आ रही होंगी कि जिनके अंदर इंक्रीज़ होने की बजाय उनकी एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी वो डिक्रीज़ हो रही है। तो इसकी वजह क्या है इसको हम देखते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सोडियम से मैग्नीशियम की तरफ इंक्रीज़ आया और अगर हम मज़ीद आगे राइट साइड पे जा रहे हैं तो एल्युमिनियम को मज़ीद इंक्रीज़ होना चाहिए। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से भी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ये यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है कि इसकी एल्युमिनियम की एनर्जी मैग्नीशियम से कम है। मैग्नीशियम की 738 किलो जाउल पर मोल होती है और एल्युमिनियम की 578 किलो जाउल पर मोल होती है। तो अब इस एक्सेप्शन की वजह क्या है, मैग्नीशियम क्यों एल्युमिनियम से ज़्यादा है? तो इसकी वजह यह है कि मैग्नीशियम को अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो इसका ताल्लुक़ सेकंड ए ग्रुप से है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये तमाम जो नीचे इस ग्रुप के मेंबर हैं ये सेकंड ए ग्रुप के। इनकी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखेंगे तो उनका जो वैलेंस सब शेल होगा एस वो फुली फिल्ड होगा, उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं और एस सब शेल के अंदर टोटल 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो फुली फिल्ड सेकंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनका S2 कन्फिग्रेशन यानी फुल फिल्ड सब शेल, फुल फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से जो इनकी स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। ये याद रखने वाली बात है कि जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, हाफ़ फिल्ड की उससे कम होती है, और जो ना फुली फिल्ड हूँ ना हाफ़ फिल्ड हूँ उनकी सबसे कम स्टेबिलिटी होती है। तो जितना कोई ज़्यादा स्टेबल होता है उस एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो इस वजह से एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे चूँकि मैग्नीशियम का ताल्लुक़ भी सेकंड ए ग्रुप से है और फुली फिल्ड ऑर्बिटल रखता है तो इस वजह से इसकी एनर्जी एल्युमिनियम की निस्बत ज़्यादा होती है। लेकिन ट्रेंड के मुताबिक एल्युमिनियम को ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन आपने याद रखनी है कि एल्युमिनियम की एनर्जी मैग्नीशियम से कम होती है। और मैग्नीशियम से क्यों कम होती है? क्योंकि इसका ताल्लुक़ सेकंड ए ग्रुप से है और फुली फिल्ड
ऑर्बिटल रखने की वजह से, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से इसकी एनर्जी मैग्नीशियम की ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद एल्युमिनियम से आगे सिलिकॉन और फास्फोरस फिर से इंक्रीज़ आ रहा है, ट्रेंड फॉलो हो रहा है। लेकिन सल्फ़र की अगर बात की जाए तो ये फिर से यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है कि ये इसको फास्फोरस से ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ये फास्फोरस से कम है। फास्फोरस की 1012 किलो जूल पर मोल आयनाइजेशन एनर्जी है और सल्फ़र की 1000 किलो जूल पर मोल है। तो इसकी वजह क्या है, क्यों फास्फोरस ज़्यादा है? क्योंकि फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप देखेंगे तो उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी सब शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। टोटल जो पी सब शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो 6 आ सकते हैं, और 3 होने का मतलब ये है कि पी सब शेल हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड होने की वजह से आपको पता है कि जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है वो फुली फिल्ड होता है, हाफ फिल्ड उससे कम होता है। और जो हाफ फिल्ड से भी कम होती है, जिनकी एनर्जी और कम स्टेबिलिटी होती है, वो जो ना फुली फिल्ड होते हैं ना हाफ फिल्ड होते हैं। तो यहाँ पे अगर सल्फ़र की बात की जाए तो ये ना फुली फिल्ड है ना हाफ फिल्ड है, लेकिन जो फास्फोरस है वो यहाँ पे हाफ फिल्ड होता है, तो इसकी स्टेबिलिटी उससे ज़्यादा होती है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए हमें सल्फ़र की निस्बत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है। तो ये वजह है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का होना, जिसकी वजह से फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी सल्फ़र से ज़्यादा होती है। और इस तरह से सल्फ़र से ऑनवर्ड अगर आप देखें तो फिर से ट्रेंड फॉलो हो रहा है, क्लोरीन से आर्गन की तरफ मुसलसल आयनाइजेशन एनर्जी में इंक्रीज़ आ रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे शो करना इसलिए ज़रूरी थी कि ये लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ तो आ रहा है, लेकिन इसके अंदर 2 एक्सेप्शनल केसेस हैं। एक तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम से ज़्यादा हो जाता है फुली फिल्ड ऑर्बिटल की वजह से, और दूसरा एक्सेप्शन यहाँ पे फास्फोरस और सल्फ़र की है कि सल्फ़र को ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन सल्फ़र कम है और फास्फोरस ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है कि उसका हाफ फिल्ड सब शेल होता है, पी सब शेल। उसके बाद हम पीरियोडिक टेबल के जो सेकंड पीरियड है उसके अगर एलिमेंट्स को डिस्कस करें तो सेकंड जो पीरियड है उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके अंदर लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन से नियॉन तक आपके सामने ये कॉन्फ़िगरेशन इनकी तरतीब दी हुई है। तो इसी तरतीब को यहाँ पे इस ग्राफ के अंदर शो किया गया है। तो इसके अंदर भी मुसलसल आपको लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज़ नज़र आ रहा है, लेकिन 2 यहाँ पे भी एक्सेप्शनल केसेस हैं और इनकी भी वजूहात वही हैं। लिथियम से बेरिलियम की तरफ इंक्रीज़ आ रहा है लेकिन बोरान कम है। तो इसकी वजह क्या है, क्योंकि बेरिलियम का उसी मैग्नीशियम वाले ग्रुप से ताल्लुक़ है, सेकंड ए ग्रुप से ताल्लुक़ है, और इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल के अंदर उसको फुली फिल्ड कर रहे होते हैं। तो फुली फिल्ड की जो स्टेबिलिटी है और एनर्जी उसको उसमें से स्टेबल एटम में से निकालने के लिए हमें ज़्यादा रिक्वायर होती है। तो इस वजह से बेरिलियम जो है इसकी बोरान से ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है। और अगर आप बोरान से आगे कार्बन और नाइट्रोजन की तरफ जाएं तो इनका भी मुसलसल इंक्रीज़ आ रहा है, लेकिन नाइट्रोजन से आगे ऑक्सीजन को इस नाइट्रोजन से भी ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन ये है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से कम हो जाती है। तो यहाँ पे भी वजह वही है कि ऑक्सीजन जो है इसका जो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये ना फुली फिल्ड होती है ना हाफ फिल्ड होती है, लेकिन अगर आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो उसका जो सब शेल होता है वो हाफ फिल्ड होता है। तो इस वजह से हाफ फिल्ड अदर्स से, यानी जो ना फुली फिल्ड हूँ ना हाफ फिल्ड हूँ, उनसे ज़्यादा स्टेबल होता है और हाफ फील्ड से ज़्यादा फुली फील्ड स्टेबल होते हैं। तो हाफ फील्ड इनके अंदर ऑर्बिटल और सब शेल होने की वजह से नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और उसमें से इलेक्ट्रॉन्स हैं उस एटम में से उनको निकालने के लिए ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर होती है। इसके अलावा जब आप ऑक्सीजन से ऑनवर्ड फ्लोरीन और नियॉन की तरफ जाते हैं तो इसमें भी मुसलसल इंक्रीज़ आ रहा है। तो यहाँ पे भी जो ट्रेंड है लेफ़्ट टू राइट वो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी 2 एक्सेप्शनल केसेस हैं सेकंड पीरियड के अंदर कि बोरान को बेरिलियम से ज़्यादा होना चाहिए था लेकिन वो कम है, और उसकी वजह मैंने बात कर दी कि फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पे ऑक्सीजन को
नाइट्रोजन से ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन वो नाइट्रोजन से कम है। क्यों कम है? क्योंकि नाइट्रोजन का हाफ फिल्ड सब शेल होता है। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखनी ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से MCQs जनरेट होते हैं। उसके बाद कुछ जर्नल चीज़ें हैं कि अगर नोबल गैसेस की बात की जाए तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई होती है। अब हाई क्यों होती है? क्योंकि हमने ट्रेंड पढ़ा कि लेफ़्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो मुसलसल आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो रही होती है। तो लेफ़्ट टू राइट जो एक्सट्रीम एंड के ऊपर जो राइट साइड पे हैं वो ये नोबल गैसेस हैं, जिनमें हीलियम, नियॉन, आर्गॉन और ये तमाम ये वाले एलिमेंट्स आते हैं। तो ये एंड पे हैं, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा होती है। और अगर क्वेश्चन इस तरह से हो कि उन यानी जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं उनमें से भी सबसे ज़्यादा और पूरे पीरियोडिक टेबल में से भी सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, तो वो हमारे पास हीलियम होती है, जो कि एक नोबल गैस है और पूरे पीरियोडिक टेबल में इसकी हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है। और अगर सीज़ियम की बात की जाए तो सीज़ियम की आयनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम होती है। और इसके अलावा एक और MCQs आ सकता है कि आयनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक होती है या एक्सोथर्मिक होती है, या दोनों तरह की हो सकती है। तो आपने याद रखना है कि हमेशा एंडोथर्मिक होती है, यानी हमें किसी भी एटम में से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो हमें उसके लिए एनर्जी देनी पड़ती है, यानी ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है और ऑलवेज़ एंडोथर्मिक होता है, ये एक्सोथर्मिक नहीं हो सकता। और ये लास्ट पे एक चीज़ है, ये भी आपको कुछ MCQs सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है कि आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के। और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट उसमें इंक्रीज़ आ रहा होता है तो फिर डायरेक्ट रिलेशन है, आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रही होती है। लेकिन इसके अंदर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं और उनकी वजूहात वो हमने पीछे डिस्कस की। और इसी तरह से एटॉमिक साइज़ और शील्डिंग इफ़ेक्ट के साथ इसका इन्वर्स रिलेशन होता है। आपको पता है कि टॉप टू बॉटम अगर हम देखें एलिमेंट्स की तरतीब, तो उसमें एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो उसमें आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी। और शील्डिंग इफ़ेक्ट भी टॉप टू बॉटम वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। तो टॉप टू बॉटम अगर आप देखें पीरियोडिक टेबल में, तो शील्डिंग इफ़ेक्ट अगर इंक्रीज़ होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम कुछ और ट्रेंड्स को और उनके अंदर जो मुख्तलिफ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। आप चैनल का जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच सके।